सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी विषय के पवन सीरीज के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को। दोस्तों, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आप लोग के जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं पवन सीरीज में हम सभी को कंप्लीट करवाएंगे। तो आज यहाँ पर हम पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले हमने राजन सीरीज पढ़ा दी है पूरी कंप्लीट बहुविकल्पी अति लघु उत्तरीय, और हमने पवन सीरीज के भी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को कंप्लीट कराया है। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि हमने सभी सब्जेक्ट की क्लासेस भी पढ़ाई हैं हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहानी का महत्व लिखिए। दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि जो बच्चे होते हैं उनके लिए कहानी का क्या महत्व होता है। सबसे पहले तो बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है, बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस तरीके से बच्चों का जो ज्ञान है वो उसमें वृद्धि होती है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है और कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। तो इस तरीके से कहानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और बच्चे उसको ध्यान से सुनते भी हैं। तो इस तरीके से कहानी का अपना एक अलग महत्व है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है। हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी है। कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। कहानियों में क्या होता है, घटनाओं का सजीव चित्रण होता है और बच्चे इसीलिए उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। इसीलिए जो कहानियों की किताबें होती हैं बच्चों की, उसमें ढेर सारे चित्र बने होते हैं ताकि बच्चे उसको देख करके उत्साहित हो, बच्चे उसको देख करके जिज्ञासा की प्रवृत्ति उनके मन में आए कि आखिर में इस कहानी में हो क्या रहा है। तो इसलिए बच्चों को कहानियां पसंद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए। दोस्तों, जो कहानीकार यानी कि जो कहानी कह रहे हैं वो कहानी में कौतूहल तथा जिज्ञासा बनाए रखें। ये होता है कहानीकार का प्रमुख कौशल, यानी कि जो जिज्ञासा है और जो कौतूहल है, जो भी उस कहानी को सुन रहा है उसके अंदर ये चीज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, दोस्तों कहानी का अपना एक महत्व होता है। अभी आपने सेम यही क्वेश्चन नंबर 1 देखा, कहानी का महत्व लिखिए। फिर वही क्वेश्चन आ रहा है, कहानी का महत्व बताइए। तो सेम आंसर भी वही होगा। कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है तथा कहानी मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है। लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मौखिक शिक्षण कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, जो मौखिक शिक्षण होता है वो 2 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्वनि कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, यहाँ पर पूछा है ध्वनि कितने प्रकार की होती है, तो ध्वनि 2 प्रकार की होती है। दोस्तों, ध्वनियां 2 प्रकार की होती हैं, आपने देखा कौन कौन सी, स्वर ध्वनियां और व्यंजन ध्वनियां। क्वेश्चन नंबर 8 है, शब्द किसे कहते हैं। अपने भावों को दूसरों तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन ध्वनियों के मेल से ही शब्द बनते हैं, यानी कि इन ध्वनियों के मेल को ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। या वर्णों के सार्थक मेल को भी हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या आशय है। शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षण व विद्यार्थी दोनों ही क्रियाशील हों। गतिविधि का मतलब है कि बच्चे और टीचर दोनों ही क्लास में एक्टिव हों, एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए और दोनों ही क्रियाशील रहें क्लास में। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है। तो विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिकोत्सव तथा अन्य समारोहों की भागीदारी व उपलब्धता द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी कि अगर बच्चे का मूल्यांकन करना है गतिविधि का, तो बच्चा एक्टिविटीज में भाग ले रहा है कि नहीं, वो खेल में हिस्सा ले रहा है कि नहीं, जो भी वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं, वार्षिकोत्सव, एनुअल फंक्शन स्कूल में जो चीजें होती हैं उनमें वो पार्टिसिपेट करता है कि नहीं, इन्हीं सबसे बच्चे के गतिविधि का मूल्यांकन करते हैं टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, गद्य एवं पद्य में अंतर बताइए।
पद्य में गति व लय की विशेष भूमिका होती है, जैसे कि कोई कविता लिखी होती है, कोई दोहा लिखा होता है, छंद लिखा होता है, इसमें रस छंद अलंकार होते हैं। जबकि जो गद्य होता है इसमें लय का कोई उपयोग नहीं होता है। पद्य की रचना छंदबद्ध होती है अथवा छंद युक्त, यानी कि उसमें रस छंद अलंकार सब होते हैं। जबकि गद्य में छंद का कोई उपयोग ही नहीं है। जो गद्य होता है बिल्कुल कहानी की तरह होता है, आप पढ़ते चले जाते हो, जबकि जो पद्य होता है उसमें गति, लय, सुर, ताल ये सभी चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, गद्य का अर्थ लिखिए। जिस रचना में छंद, शास्त्र के गण तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते हैं वे गद्य होते हैं, यानी कि वो हर प्रकार से स्वतंत्र है। गद्य में ना तो छंद की आवश्यकता है, ना शास्त्र के गण की, ना मात्राओं की, रस छंद अलंकार से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र है इन सब चीजों से, तो उसे हम क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। सूक्ष्म पाठ का मतलब है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है कि शिक्षण के अलग अलग कौशलों को हम 5 से 6 मिनट की टीचिंग में उसको हम सीखते हैं, चाहे वो श्यामपट्ट कौशल हो, इसके अलावा प्रस्तावना कौशल हो। तो सूक्ष्म पाठ निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। किससे? सूक्ष्म पाठ द्वारा किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, यही हमें देखना है। वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग, शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि, मुहावरों, लोकोक्तियों, शुक्तियों आदि का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 14 है, द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? यहाँ पर द्रुत रहेगा, छोटा ऊ की मात्रा। तो द्रुत पाठ का अर्थ होता है शीघ्रता से, यानी कि फास्ट रीडिंग करना। ये क्वेश्चन आपने पहले भी देखा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं, यानी कि आप अपने भावों को प्रकट करते हो, अब वो चाहे मौखिक रूप से प्रकट करो अपने विचारों को, अपने भावों को किसी के सामने, या लिखित रूप में प्रकट करो, लेकिन जो आप अपने भावों को प्रकट करते हो उसे ही हम क्या कहते हैं? अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप दान करता है, वही क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया है? प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, कविता पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी, कथन इत्यादि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। यानी कि इन सभी से आप क्या करते हो? बोल करके अपने भावों को, अपने मुख से बोल करके अपने भावों को प्रकट करते हो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, लिखित अभिव्यक्ति के साधन बताइए। तो लिखित अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण लेखन, लेखन विवरण, आख्या लेखन, ये सभी क्या है? लिखित अभिव्यक्ति। यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति में जो भी चीजें आप मुख से बोल करके, चाहे आप किसी से विचार विमर्श कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता, जो आप मुख से बोल करके करते हैं वो हो जाता है मौखिक। इसी से पता चल रहा है कि मुख से आप जो चीजें अभिव्यक्त करोगे, और लिखित का मतलब जो चीजें आप लिख करके व्यक्त करोगे, अब वो चाहे आप पत्र लेखन के माध्यम से करिए, चाहे आप निबंध लिखिए, चाहे आत्मकथा लिखिए, चाहे कहानी लिखिए, आपके ऊपर है आप किस तरीके से अपने मन के भावों को किस विधा में लोगों के सामने प्रकट कर रहे हैं लिखित रूप में। तो ये हो गया लिखित अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 19 है, लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। अपने भावों तथा विचारों को लिख कर व्यक्त करने को लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी रहे तथा अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सके, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि आप जब लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से कोई चीज कहते हो तो आप चाहे एक पूरी कहानी लिख दो, या कोई पत्र लेखन या निबंध लेखन, या जो भी चीज आप लिखोगे वो एक किताब की शक्ल ले लेगी और कोई भी जब चाहे उसे पढ़ सकेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अक्षर का अर्थ लिखिए। जो नाशवान ना हो उसे अक्षर कहते हैं। क्षर का अर्थ है नाश होना तथा अ का अर्थ है नहीं, यानी कि किसी भी अक्षर का नाश नहीं होना। अक्षर मिलकर शब्द का रूप लेते हैं, यानी कि जो नाशवान ना हो उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्ण किसे कहते हैं? अक्षर समूह का दूसरा नाम ही क्या है? वर्ण है। वर्ण अक्षर समूह को दो वर्गों में विभक्त किया गया है, स्वर और व्यंजन, यानी कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। क्वेश्चन नंबर 22 है, शब्द की व्याख्या कीजिए। व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूहों अथवा संकेतों को शब्द कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 23 है शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 2 प्रकार के होते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द और वर्णात्मक शब्द। क्वेश्चन नंबर 24 है वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 25 है उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई 4 उदाहरण दीजिए। आपके एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, मैं बार बार आप लोगों को बता भी चुकी हूँ कि उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे। तो यहाँ पर उपसर्ग आगे यानी कि शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे अथवा अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे तो उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि मर में आ जुड़ेगा तो ये अमर बन जाएगा, क्रमण में अति जुड़ेगा तो अतिक्रमण बन जाएगा, नैतिक में आ जुड़ेगा तो अनैतिक, आलय में न्याय जुड़ेगा तो न्यायालय। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है एक शब्दांश जुड़ने से। तो ये होता है उपसर्ग। अब प्रत्यय ठीक इसका उल्टा होता है। प्रत्यय के अंतर्गत किसी शब्द के अंत में कोई अक्षर अथवा शब्दांश लग जाने से उसका अर्थ परिवर्तित होता है। उपसर्ग में आगे, प्रत्यय में पीछे। तो पा से प्रत्यय और पा से पीछे, तो ये आप याद रखिएगा, तो इससे भी आपको याद रहेगा एग्जाम में। तो दोस्तों देखिए कड़ुआ शब्द के बाद हट लग जाने से क्या हो जाएगा, कड़ू वाहट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हट लगा ये क्या हो गया, इसमें ये हट प्रत्यय हो गया, कड़ुवाहट। तो कड़ुआ में क्या जुड़ गया, हट, तो ये कड़ुवाहट बन गया। क्वेश्चन नंबर 27 है सामासिक पद किसे कहते हैं? 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के एक शब्द बनता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे चाय नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, या इसे ही हम क्या कहते हैं, सामासिक पद कहते हैं। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मिलने से एक शब्द बनता है तो उसे ही हम सामासिक पद कहते हैं। जैसे कि चाय नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, अक्सर हम इन शब्दों का यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 28 समास कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों समास 6 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, इसके अलावा द्विगु समास और कर्म धारय समास। यहाँ पर ये 2 नहीं लिखे हैं, ये 2 भी हैं, याद रखिएगा आप, कर्म धारय समास। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये आपके 4, ये 5 और ये 6। तो इस तरीके से इन 6 का नाम आपको याद रखना है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 29 है संज्ञा का अर्थ तथा भेद बताइए। वे शब्द जिनसे व्यक्ति, जाति, अवस्था, स्थान तथा वस्तु इत्यादि के नाम का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। दोस्तों संज्ञा की परिभाषा वैसे भी आपको आसानी से भी पता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जहां पर भी किसी का नाम आएगा वहां पर संज्ञा आ जाएगा, आपको पता है ऑलरेडी। दोस्तों जो संज्ञा होती है वो 5 प्रकार की होती है, आपको अच्छे से पता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इसके अलावा समूहवाचक संज्ञा, इसको भी आप जोड़ लीजिएगा, समूहवाचक संज्ञा। और ये चौथा हो गया। इसके बाद 5वां है पदार्थवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये आप इनको भी जोड़ लीजिएगा, ये पूरा 5 मिलकर के हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है सर्वनाम का अर्थ बताइए। सर्वनाम आप सभी को पता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को इत्यादि। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सर्वनाम क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 32 है क्रिया के भेद। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 33 है रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं, प्रेरणा प्रदत्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया।
क्वेश्चन नंबर 34 है विशेषण की परिभाषा तथा भेद लिखिए। दोस्तों विशेषण आप सभी को पता है क्या होते हैं। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द ही क्या होता है, विशेषण होता है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। चाहे संज्ञा की परिभाषा हो, चाहे सर्वनाम की परिभाषा हो, चाहे विशेषण की परिभाषा हो, ये तीनों ही आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है वचन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, लिंग भी 2 प्रकार के ही होते हैं और इसके अलावा दोस्तों वाचन भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के ही होते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर वचन हम देखेंगे। वचन एक वचन और बहुवचन, यही 2 ही प्रकार के वचन होते हैं। शब्द का वह रूप जिसमें उसका एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। तो एक वचन और बहुवचन। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है लिंग की परिभाषा दीजिए। तो लिंग शब्द का वह रूप है जिसके अंतर्गत पुरुष अथवा स्त्री होने का बोध होता है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में भी लिंग 2 ही प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है वाचन कितने प्रकार का होता है बताइए। तो वाचन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, सस्वर वाचन और मौन वाचन। तो सस्वर वाचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाउड और ओरल रीडिंग, जबकि मौन वाचन को क्या कहते हैं, साइलेंट रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 38 है सस्वर वाचन किस प्रकार किया जाता है। सस्वर वाचन 2 प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करे, जैसे कि कथावाचक का वाचन, बालकों द्वारा एक एक करके किसी लिखित गद्यांश का वाचन या पद्यांश का पाठ। दूसरे प्रकार का सस्वर वाचन वह है जिसमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़ें या बोलें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है मौन वाचन का अर्थ लिखिए। मौन वाचन का अर्थ, मौन वाचन का अर्थ स्वयं में स्पष्ट है। मौन का अर्थ होता है बिना ध्वनि किए, अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि किसी को आवाज या ध्वनि से ज्ञात ना होने पाए कि कहीं और कोई क्या पढ़ रहा है, ही मौन वाचन है। यह सस्वर वाचन से ठीक उल्टा है, यानी कि इसमें बिल्कुल शोर नहीं होना है, बिल्कुल आप बस आराम से पढ़ रहे हो, आपके बगल वाले को भी नहीं पता चल रहा कि आप पढ़ रहे हो। इस तरीके से आपको बिल्कुल शोर नहीं करना, अपने मन में पढ़ाई करनी है। तो ये हो जाएगा मौन वाचन। क्वेश्चन नंबर 40 है वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य के कितने अंग हैं। तो शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। वाक्य द्वारा भाव अथवा विचार प्रकट किए जाते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। क्वेश्चन नंबर 41 है पदक्रम का क्या अर्थ है। दोस्तों शब्दों के सही क्रम से लगातार वाक्य बनाने को ही क्या कहते हैं, पदक्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। संयुक्त वाक्य, वाक्य में 2 अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोध के द्वारा जुड़े होते हैं परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, सूरज ढल गया और हम घर को लौट गए। तो यहाँ और से तो 2 वाक्य जुड़े हुए हैं और से, लेकिन यहाँ पर कोई एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके बाद मिश्रित वाक्य हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में मिश्रित वाक्य का अर्थ लिखिए। मिश्रित वाक्य, वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक उपवाक्य हो तो इसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि 1 सेब प्रतिदिन खाना चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा कि, अब यहाँ पर ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, कि के बाद जब ये पूरा आएगा 1 सेब प्रतिदिन खाना चाहिए तब ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, तब ये वाक्य कंप्लीट होगा। तो इसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और इससे एक या एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं, तो इसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है व्यूह का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों व्यूह का विलोम शब्द अव्यूह या फिर निव्यूह, आप कुछ भी इसमें से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है मैंने कहा होगा। वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। संदेहवाचक वाक्य, सरल वाक्य, साधारण वाक्य, संदेह बोधक वाक्य या फिर अनिश्चयवाचक वाक्य या फिर संदिग्ध भूतकाल। क्या है, मैंने कहा होगा, यानी कि स्पष्ट क्लियर नहीं है कि क्या इन्होंने कहा होगा या कब कहा होगा, कुछ पता नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य है ये। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं हम। उन्मेष में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ। तो उन्मेष में उत उपसर्ग है।
क्वेश्चन नंबर 47 है, जिसके हाथ में चक्र हो के लिए शब्द क्या होगा? जिसके हाथ में चक्र हो उसे हम चक्रपाणी, चक्रधारी या चक्रधर भी कह सकते हैं। इसमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, जिसके पास तुरंत सोच की शक्ति हो के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसे हम कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति या फिर प्रति उत्पन्न मति। इस तरीके से आप दोनों ही बिल्कुल सही हैं। और इसको आप दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिए इस शब्द को। इसको आज आप याद कर लोगे, आपके डीएलएड के एग्जाम की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही ये। इसके अलावा आप लोगों के यूपी टेट और सुपर टेट की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आप लोगों के सुपर टेट में पूछा जा चुका है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों को इसके लिए तैयार रहना है। प्रति उत्पन्न मति ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिसके पास तुरंत सोच की शक्ति हो, जो तुरंत किसी भी चीज के लिए निर्णय ले सके, कोई भी उसके पास कोई भी विपदा आए, उस व्यक्ति के पास कोई भी समस्या आए तो उसके लिए तुरंत उसके पास कोई ना कोई एक माइंड सेट हो, या फिर ये कह सकते हैं उसके पास कोई ना कोई एक योजना हो ताकि वो अपने कार्य को अच्छे से कर सके। क्वेश्चन नंबर 49 है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, आपको अच्छे से पता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कंधी का तत्सम शब्द क्या है? दोस्तों यहाँ पर कंघी रहेगा, ध बन गया है, तो यहाँ पर कंघी का पूछ रहा है, कंघी का तत्सम शब्द पूछ रहा है। तो कंघी का तत्सम शब्द यानी कि शुद्ध शब्द क्या होता है? तो ये होता है कंकतिया या कड़कती। तो मैक्सिमम टाइम आपको कंकतिया ही मिलेगा या कंकती कहीं कहीं मिलेगा, तो कंकती भी होता है, ठीक है। आप कंकती भी याद रखिएगा और कड़कती भी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखें, एक ही याद रखें लेकिन याद रखें। तो इस तरीके से यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपने कंप्लीट किए। तो इस तरीके से ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सब उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कर दिया करिए और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आप लोग कर दिया करिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा और आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी आई होंगी। और दोस्तों यहाँ पर आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा, लाइक नीचे उसको प्रेस कर दीजिएगा। इससे पता चलता है कि कितने लोग हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। और जब आप लोगों के लाइक मिलते हैं, कमेंट मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है कि हाँ, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो वास्तव में आप लोगों को अच्छा लग रहा है। और दोस्तों इसके अलावा आप लोग वीडियो को शेयर भी जरूर कर दिया करें अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहां पर भी आपको लगे कि आपके कॉलेज के फ्रेंड्स में ये पहुंचना चाहिए वीडियो, वहां जरूर शेयर कर दिया करें। और इसके अलावा दोस्तों आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको हम सभी विषयों की पीडीएफ बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। आपको हर एक विषय की आपको पीडीएफ मिलेगी। जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हो, जितने भी वीडियोस हम बना रहे हैं, आपको हर एक वीडियो की फ्री पीडीएफ हम देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम पर जाना है, सिंपली टारगेट यूपी टेट सीटेट को सर्च करना है और वहां पर आपको हमारे चैनल का लोगो मिल जाएगा। इस तरीके से आप अच्छे से देख करके, और यहाँ पर आपको येलो कलर का मिल जाएगा, आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे ज्वाइन का बटन लिखा आएगा। ज्वाइन जैसे ही आप प्रेस करोगे आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे और आपको सभी नोटिफिकेशंस भी समय से मिलेंगी। हर एक वीडियो, हर एक विषय की पीडीएफ आपको बराबर मिलेगी। बस आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। दोस्तों आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट सबकी तैयारी करवाएंगे। ऐसे ही बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।